शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, आपकी लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती कविता सिंह जी, माननीय विधायक श्री श्याम बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक श्री रमेश कुशवाहा जी, माननीय विधायक श्री हेम नारायण शाह जी, जदयू के अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता कर रहे श्री कृष्ण पटेल जी, श्री अजय सिंह जी, सर थोड़ा सा रुक जाइए, सुन रहे हैं। मित्रों, हम सब लोग आपसे बहन कविता सिंह के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। मित्रों, सिवान के बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सिवान पूरे दुनिया में और किस नाम से जाना जाता था। एक जमाने में ये सारण की धरती, सिवान की धरती राजेंद्र बाबू के नाम से जानी जाती थी, लेकिन दुर्भाग्य बिहार का ये पिछले 20-25 वर्षों में सिवान शहाबुद्दीन जैसे खूंखार अपराधी का पर्याय बन गया। मित्रों, मैं वो दिन भूला नहीं हूं कि जब सिवान के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती थी शहाबुद्दीन के खिलाफ बोलने की, यहाँ तक कि सिवान के पत्रकार भी डर के मारे और तो लिखने की हिम्मत नहीं करता था, कोई जुलूस नहीं निकाल सकता था, कोई पार्टी का दफ्तर चलता नहीं था। सिवान के अंदर जो भय और आतंक के माहौल को मैंने देखा है, मैं जिंदगी भर से आतंक और भय के माहौल को भूल नहीं पाऊंगा। और मित्रों, शहाबुद्दीन का हाथ कितने लोगों के खून से रंगा है। उसने किसी को छोड़ा नहीं, किसी जाति बिरादरी के आदमी को छोड़ा नहीं। चंद्रशेखर जो माले का नेता हुआ करता था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र नेता था, उसकी हत्या किसने करवाई और वो किस जाति से आता था, किस बिरादरी से आता था। मेरे मित्रों, पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई, वो किस समाज से आता था, किस वर्ग से आता था। चंदा बाबू की 3 बेटों की हत्या कर दी गई। मेरे मित्रों, खून खौल जाता है उन सारी बातों को सुनकर। चंदा बाबू के बेटे को जिंदा जला दिया गया, ईंट के भट्टे में झोंक दिया गया और एक नहीं, 2 नहीं, 3 बेटे इस आतंक के गोद में समा गए। मेरे मित्रों, मुझे याद है वो घटना जब कचहरी में से खींचकर जब एक व्यक्ति बयान देने गया कोर्ट में, तो जज के सामने से अपराध उस गवाह को खींचकर और जज डर के मारे भाग गया अपने चेंबर के अंदर। मैंने आतंक और भय के उस माहौल को देखा है। मेरे मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने 2005 में कानून का राज कायम किया। और ये जो अपराधी हैं, ये अपराधी तभी तक जिंदा हैं, ये अपराधी तभी तक अपराध करते हैं जब इनको सरकार का संरक्षण मिलता है। और जिस दिन सरकार का संरक्षण मिलना बंद हो जाता है और जब इनको सरकार का संरक्षण मिलता है तो गली का कुत्ता भी शेर बन जाता है। और जब सरकार का संरक्षण खत्म हो जाता है तो अपने आप को शेर करने वाला तिहाड़ की जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। और ये राष्ट्रीय जनता दल कैसी पार्टी है? क्या केवल भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अपराधी, क्या इसी की बदौलत बिहार में राजनीति होगी? और देखिए क्या विडंबना है, यहाँ जो चुनाव लड़ रही है उसका पति पता नहीं 30, 40, 50 कितने हत्याओं का मुजरिम सजा याफ्ता जिंदगी भर जेल में रहने वाला है। बगल के अंदर महाराजगंज, वहां जो चुनाव लड़ रहा है उसके पिता एक हत्या के मामले में कोर्ट से सजा याफ्ता है और जेल के अंदर बंद है। और उसके बगल में सारण में जो चुनाव लड़ रहा है उसके संधि 27 साल की सजा काट रहे हैं दिल्ली के भोजवार की जेल के अंदर। क्या मित्रों, बिहार के अंदर इसी प्रकार की राजनीति होगी?
अभी तो 3 नाम मैंने लिया, चौथा नाम है अलकतरा घोटाला। आपने नाम सुना? अभी नीतीश जी कह रहे थे हेलीकॉप्टर से कि कितनी सड़कें बन गई। अगर हमारे सरकार में गलियों का जाल बिछ सकता है तो लालू जी आपके राज में सड़कें क्यों नहीं बनी? और इसलिए नहीं बनी कि आपके राज में आपके मंत्री अलकतरा पीने का काम करते थे और लालू जी का जो दाहिना हाथ इलियास हुसैन अलकतरा घोटाले के अंदर सजा हो गई, बेऊर की जेल में बंद है और उसका बेटा ढेर से चुनाव लड़ रहा है। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, एक और व्यक्ति का नाम मैं आपको याद कराना चाहूंगा। नवादा से विधायक हुआ करते थे राजवल्लभ यादव, और विधायक रहते हुए एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया, सजा हो गई, बेऊर की जेल में बंद है और आज तक इस तरह के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल से निकाला तक नहीं गया। निलंबन तो दूर की बात। क्या मेरे सिवान के बहनों और भाइयों, क्या इसी प्रकार के अपराधियों के बदौलत बिहार को बदला जाएगा? क्या इसी तरह के अपराधियों को संरक्षण देकर संविधान की रक्षा होगी? राजद के नेता घूम रहे और कहते हैं कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के कारण खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में अगर है तो शहाबुद्दीन, प्रभुनाथ सिंह, लालू यादव, राजवल्लभ यादव, इलियास हुसैन जैसे लोगों को संरक्षण देने के कारण। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, इसे आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों, गलती से भी लौट के मत आने दीजिएगा। भले वो शहाबुद्दीन जेल से कोई जिंदगी में नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल के सीखों से अपनी पत्नी के माध्यम से सिवान को फिर पुराने दिनों की ओर लौटा कर ले जाना चाहते। मित्र, मैं याद कराना चाहूंगा और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश कुमार को कि जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चला रहे थे, नीतीश कुमार ने अपराध के साथ कभी समझौता नहीं किया। और जब शहाबुद्दीन जेल से निकल कर आया और 150 गाड़ियों के काफिले के साथ भागलपुर से चला सिवान की ओर, उसकी बेल को तोड़वाने का काम नीतीश कुमार ने किया था। भिजवाने का काम नीतीश कुमार ने किया था। इसे मेरे सिवान के बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे हाथ जोड़ कर विनती करने आया हूं कि बड़ी मुश्किल से तूफान से किश्ती निकाल कर लाए हैं। ये जो बिहार की किश्ती थी, जो अपराध में बदल गया था बिहार, जंगल राज में बदल गया था। और मैं एक बात और याद करा दूं, आज से 10 साल पहले चुनाव कैसे होता था? दूध लूट लिया जाता था। आप शायद याद नहीं होगा, बैलेट पेपर पर जब वोट गिरता था तो दूध लूट लिया जाता था। बैग बक्से में स्याही डाल दी जाती थी। चुनाव लड़ने वाले लोग 10 लाख 20 लाख रुपया कारतूस और बंदूक पर खर्च करते थे। और अगर 15 साल बिहार में पति पत्नी ने राज किया है तो जनता की वोट के बल पर नहीं, बल्कि बूथ कैप्चर करके, बूथ कब्जा करके, बूथ लूट कर ये लोग राज करते रहे। और आज जब ईवीएम मशीन आ गई, अब इनको भरोसा नहीं है। जब इनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो कहते हैं कि मशीन को हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ये मशीन नरेंद्र मोदी को जिता देगा। जब तुम जीत रहे थे तब तो मशीन ठीक थी। मित्रों, ये चाहते हैं कि फिर जंगल राज लौट कर आ जाए। ये चाहते हैं कि बिहार में अपराधियों की सरकार फिर लौट कर आ जाए। रघुनाथपुर के मेरे बहनों और भाइयों, हिंदू हो या मुसलमान, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, अमीर हो या गरीब, दलित हो या महादलित, पिछड़ा हो या अति पिछड़ा, ये चुनाव केवल कविता सिंह का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सिवान के मान सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव सिवान के आन और मान का चुनाव है। मेरे मित्रों, घड़ी की सुई को वापस लौटने मत दीजिए। और अगर नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान के आतंकियों का मुकाबला कर रहा है, तो बिहार में नीतीश कुमार अपराधियों का मुकाबला कर रहा है। बताइए मेरे भाई, एक बात और बता दिया आपको, शहाबुद्दीन का संबंध केवल अपराध जगत से नहीं था, कश्मीर के आतंकवादियों के साथ भी इसका संबंध था।
और किस तरह से हथियार की आपूर्ति की जाती थी कश्मीर के आतंकवादियों के द्वारा, तो सारी की सारी चीजें और गृह विभाग की फाइल के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है। फिर रघुनाथपुर के बाद और भाइयों, इसलिए मैं आज आपसे यही अपील करने चाह रहा हूं कि बहन कविता सिंह को जिताइए और नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाइए। मेरे मित्रों, अंत में 2 बात और कहते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। ये नरेंद्र मोदी कौन है? ये गरीब का बेटा है। ये नरेंद्र मोदी कौन है? ये अति पिछड़े समाज से आता है। ये नरेंद्र मोदी कौन है? जिसकी मां बगल के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी। आज आपके आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री बना है। उस गरीब के बेटे को फिर से एक बार 5 साल का मौका दीजिए। और मित्रों, मैं विश्वास दिलाता हूं शहाबुद्दीन जैसे अपराधियों को जेल से निकलने नहीं देंगे। इस्लाम को फिर से अपराध की दुनिया में लौट कर नहीं जाने देंगे और नरेंद्र मोदी आतंकियों का मुकाबला करेगा। इसलिए आइए मेरे साथ नारा लगाइए। मैं कहूंगा फिर एक बार, आप कहेंगे मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। जो बाहर रोड पर खड़े हैं वो लोग भी नारा लगाइए, छाव में जो खड़े हैं, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। एक लाइन बोलेंगे आप, अंत में बोलिएगा मोदी सरकार। 18 घंटे काम करने वाली सरकार, मोदी सरकार, घर घर बिजली पहुंचाने वाली सरकार, मोदी सरकार, भ्रष्टाचार पर प्रहार करने वाली सरकार, मोदी सरकार, अपराधियों से लड़ने वाली सरकार मोदी सरकार, और आतंकियों को घर में घुसकर मारने वाली सरकार। आइए मेरे मित्रों, रिकॉर्ड मतों से जिताइए, बहन कविता सिंह को जिताइए और चीन के बगल वाली बटन दबाइए, कविता सिंह को जिताइए और नरेंद्र मोदी को फिर से 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाइए। जय हिंद, जय भारत।